अब बच्चों आज हम क्लास 10th का चैप्टर 15 पढ़ते हैं जिसका नाम है आर इन्वायरमेंट यानी हमारा वातावरण। जब भी हम वातावरण की बात करते हैं तो अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पानी, मिट्टी, हवा, तापमान, सनलाइट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इन सभी चीज़ों के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये हमारा वातावरण बनाती हैं। अब वातावरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले वातावरण है क्या। जितने भी भौतिक और जितने भी रासायनिक बायोलॉजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं वो हमारा वातावरण बनता है, जिसमें जैव और अजैव घटक मिलकर ही हमारे वातावरण का निर्माण करते हैं। जैसे हम बहुत सारी सराउंडिंग से घिरे हुए हैं, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। वही हमारा वातावरण है जहाँ पर हम रहते हैं। उसके बाद आता है कि वातावरण के अंदर कई तरह का वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो अपशिष्ट बनते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण वेस्ट या अपशिष्ट। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी अजैव निम्नीकरण। जैव और अजैव निम्नीकरण में क्या डिफरेंस होता है कि कुछ चीज़ें जो प्लांट वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है या ग्रीन वेजिटेबल्स का वेस्ट होता है, वो सभी सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, उसकी खाद बना दी जाती है। तो उसको हम जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। दूसरा आता है कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो भी उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, जैसे प्लास्टिक है या कांच है, रबर है। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हमारे आसपास हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम अमाउंट में कि वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते, तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। अब इसमें जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है, इसमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैव निम्नीकरण होता है, प्लांट और एनिमल्स का जो वेस्ट है वो अलग अलग तरीके से डिग्रेड करता है, अपघटित होता है। कुछ बहुत ही जल्दी अपघटित हो जाते हैं, कुछ धीरे धीरे होते हैं। लेकिन जो अजैव निम्नीकरण वेस्ट है वो कभी भी अपग्रेड नहीं होता या डिग्रेड नहीं होता है। अपशिष्ट पदार्थ ऐसे कैसे रहेंगे, इसलिए जो प्लास्टिक है उसके इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होता, वो किसी भी खाद में कन्वर्ट नहीं होता। इसका ओरिजिन कहाँ पर है। जो जैव निम्नीकरण है उनका ओरिजिन नेचुरल है, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उनके वेस्ट से वो बनता है। और जो अजैव निम्नीकरण है वो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, जैसे प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ लगा दी या पेपर बना दिया लकड़ी से, या दूसरी जो चीज़ें हैं, कांच है, रबर है, पॉलीथीन है, ये सारी मैनमेड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स होती हैं और ये अजैव निम्नीकरण की कैटेगरी में आती हैं। दूसरा बायोमैग्निफिकेशन इसमें एब्सेंट होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में वो प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है जैव निम्नीकरण जो प्लांट वेस्ट है, जैसे सीवेज है, मलमूत्र है या गोबर है, गार्बेज है। स्टॉक वेस्ट है, जैसे फसलों का जो रह जाता है, बहुत सारे हस्क वगैरह रह जाता है, या जो डिफरेंट रिमेनिंग पार्ट है, जो अनाज निकाल के जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है किसी भी फसल का उसको, या स्टॉक वेस्ट मतलब जो एनिमल्स का जो वेस्ट है उनको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर लाते हैं। दूसरा आता है अजैव निम्नीकरण के अंदर एग्जांपल्स क्या हैं, डीडीटी और प्लास्टिक्स है, पेस्टिसाइड्स हैं जो कीटनाशक होते हैं, उन सबको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम क्या है। जैसे कि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं कि दोनों में फिश हैं, एक है नेचुरल एक है आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र। पारितंत्र यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो एक दूसरे के अलावा जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे वातावरण में, जैसे पानी है नॉन लिविंग है, पत्थर है नॉन लिविंग है, प्लांट्स हैं वो लिविंग है, फिश जो तैर रही है पानी के अंदर वो लिविंग थिंग्स हैं। तो फिश का पानी के साथ क्या रिलेशन है, अगर कहते हैं ना मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। अगर मछली जीवन जल उसका पानी है तो जल और मछली एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसका मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट में, जैविक और अजैविक घटक हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसी से एक पारितंत्र इकोसिस्टम बनता है। तो ऊपर वाली जो फिगर है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है, जैसे लेक है, पॉन्ड है, डेजर्ट्स हैं, जंगल है,
वो किसी ने उगाए नहीं है, किसी ने बनाए नहीं, वो नेचुरल है हमारे इन्वायरमेंट के आसपास, इन्वायरमेंट में। लेकिन कुछ चीज़ें मनुष्य ने अपने शौक़ के लिए बनाए हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों के अंदर एक्वेरियम रखे जाते हैं, या अपने घरों जैसे यहाँ पे फ्लैट्स होते हैं या मकान होते हैं, वहाँ के आसपास गार्डन की जगह छोड़ दी जाती है, जो मनुष्य खुद बनाते हैं, या जैसे फसल उगाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान खुद बनाता है, तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, उसमें भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आते हैं इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे मैंने अभी बताया, बायोटिक और एबायोटिक यानी जैव और अजैव घटक दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके पारितंत्र या इकोसिस्टम बनाते हैं। तो अजैव घटक क्या हैं? जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारे आसपास, जैसे हवा है, पानी है, लैंड है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो इसको कैटेगराइज आगे फर्दर हम करते हैं कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक जो आप देख पा रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेयर प्रेशर, सारे ये अजैव घटक हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर भी जो जैव घटक हैं, प्लांट्स एलिमेंट्स को, उसको और फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है। उसको हम उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, एनिमल्स और डिकम्पोजर्स के रूप में अलग अलग घटकों के, जो कि घटक डिकम्पोज करने के काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी है, बैक्टीरिया है, ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। अब हम बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड किस तरीके से करेंगे, उनकी क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले जो जैव घटक है, उसमें पहला आता है प्रोड्यूसर्स, मतलब उत्पादक। उत्पादक मतलब जो ऐसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं बाय यूजिंग बायोटिक कंपोनेंट्स। और वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब से मिलके ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स। और वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दूसरा आता है कंज्यूमर्स, जो उपभोक्ता, जो वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर प्रोड्यूसर्स पर निर्भर करते हैं, यानी उत्पादक पर निर्भर करते हैं। जैसे डियर है, वो प्लांट्स खाएगा, माउस है, रैबिट है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे। तीसरा आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो जीव होते हैं जो कि डेड रिमेन्स जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं और उसको खाद में बदलते हैं। और वो एक नेचुरल रिसोर्स को रिप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं। वो एक साइकिल बना रहता है कि जैसे आपने देखा होगा इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इंसान छूता नहीं है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगी होती हैं, वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और पूरे इन्वायरमेंट में दोबारा से रिसाइकिल हो जाता है, हेल्प करता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं डिकम्पोजर्स। अब कंज्यूमर्स की टाइप्स हैं और उनके डेफिनेशंस क्या हैं। अब जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको भी हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर मतलब शाकाहारी, जो हर्ब्स खाते हैं, शाक खाते हैं, मतलब जो प्लांट ईटर्स होते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे गोट है, डियर है, ये हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आता है कार्निवोर्स, जो मांसाहारी होते हैं, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, जैसे टाइगर है, क्रोकोडाइल है। तीसरा आता है ओमनिवोर्स, जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, दोनों ही एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही सर्वाइव करते हैं। जैसे ह्यूमन है, इंसान है, वो ओमनिवोर्स के अंदर आता है। चौथा आता है पैरासाइट्स, परजीवी, जो कि होस्ट बॉडी पे सर्वाइव करते हैं। जैसे बालों में जुएं हो जाती हैं, तो होस्ट क्या है? जिसके बाल हैं वो होस्ट है, और जुएं हैं वो उन बालों पर निर्भर करती हैं, वहीं पर उसको सर्वाइव करने में हेल्प मिलता है। लाइस बोलते हैं जिसको। दूसरा आपने देखा होगा अमरबेल की एक बेल होती है, जो प्लांट के ऊपर येलो कलर की बेल होती है, जो सर्वाइव करती है। वो बिना जड़ के, बिना उसके कहीं बीज उगाए, वो उसके होस्ट बॉडी पे ही लाइव करती है, जिंदा रहती है। उनको हम परजीवी कहते हैं या पैरासाइट्स कहते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरों पर सहारे पर, दूसरों के ऊपर डिपेंड होके अपनी लाइफ बनाता है, उसे परजीवी कहते हैं या पैरासाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें कुछ पोषी स्तर हैं, ट्रॉफिक लेवल्स हैं। पोषी स्तर क्या होते हैं कि जब भी कोई आहार श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है,
तो उसमें एक जीव दूसरे जीव पर अपने फूड के लिए निर्भर करता है। एक जीव किसी न किसी दूसरे जीव का फूड हो सकता है या पहले वाला दूसरे का हो सकता है, तो ये पोषक स्तर कहलाते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, सॉइल और डिकम्पोजर्स हैं, वो मिट्टी में डिकम्पोज कर देते हैं, हर चीज़ को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उत्पादक हैं, वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो फर्स्ट पोषक स्तर में आते हैं, पहला ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। उसके बाद प्लांट्स को खाने वाले जो जीव होते हैं, जैसे रैबिट है, डियर है, या और दूसरे जो सर्वाइव करते हैं उसके ऊपर, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब प्रथम उपभोक्ता। नेक्स्ट आता है कार्निवोर्स, जो कि मांसाहारी होते हैं, जो कि रैबिट को या डियर को, इनको खा जाएंगे। स्नेक है, जैसे फ्रॉग को खा जाता है, तो वो कार्निवोर है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी का मतलब द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट आता है उससे ऊपर हाई लेवल के जो होते हैं, जैसे टाइगर है, वो हर चीज़ को खा जाएगा, या ह्यूमन है, वो भी एक लार्ज कार्निवोर्स की कैटेगरी में आता है, तो वो टॉप कंज्यूमर्स की कैटेगरी में, या टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं उसको, तृतीय उपभोक्ता कहेंगे। तो ये पोषक स्तर है। जब कोई एक जीव दूसरे जीव पर एनर्जी के लिए, फूड के लिए डिपेंड करता है और एक आहार जाल बन जाता है, आहार श्रृंखला बन जाती है, उसे पोषक स्तर कहते हैं या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। नेक्स्ट, जितना भी पोषक स्तर होता है, जैसे प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर आते हैं। पहले उत्पादक होते हैं, फिर प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। तो इनके अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो किस रूल को फॉलो करता है और कैसे होता है? किसी भी आहार श्रृंखला के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे पौधों को डियर ने खाया, रैबिट ने खाया, रैबिट या उसको खाया, लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को बाघ ने खाया, तो ये एक यूनिडायरेक्शनल उसमें चलेगा। और 10% फूड का रूल चलेगा इसमें, 10% लॉ, जिसमें माना कि 1000 kg इसमें एनर्जी है प्लांट्स के अंदर, प्रोड्यूसर उपभोक्ता उत्पादक के अंदर, प्रोड्यूसर्स के अंदर, तो उसका 10% हो जाएगा 100 kg, वो डियर या रैबिट के अंदर जाएगा। फिर डियर रैबिट को जो खाने वाली लोमड़ी है माना कि, तो उसके अंदर सिर्फ 10 kg एनर्जी जाएगी, और जो टाइगर है उसके अंदर 1 kg जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है उत्पादक में, फिर उसके बाद प्रथम उपभोक्ता में, फिर द्वितीय में, फिर तृतीय में। इस तरीके से एनर्जी का जो ग्रेजुअली एनर्जी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और मैक्सिमम जितने भी पोषक स्तर होते हैं वो मैक्सिमम 4 होते हैं, और 3 से 4 नॉर्मल होते हैं, और मैक्सिमम 5 तक हो सकते हैं। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी कि जैव आवर्धन। इससे क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर या कीड़ों से बचने के लिए या प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए क्रॉप्स में जो फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, इंसेक्टिसाइड्स छिड़कते हैं, तो वो पानी में बहकर चले जाते हैं और पौधों की जड़ों से वही पानी फिर पौधों के अंदर चला जाता है। तो मैक्सिमम रसायन, मैक्सिमम केमिकल्स जो होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा पौधों प्रोड्यूसर्स के अंदर होगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स, माना कि एक जीव सिर्फ प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो दूसरे जीव को भी खाता है पूरे जाल में, दूसरे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे उसमें बढ़ जाएगी। जैसे डियर है, डियर ने माना कि कुछ और चीज़ भी खाई और उसने ग्रास भी खाया, तो दोनों का जो केमिकल्स थे वो केमिकल्स डियर के अंदर जाएंगे। फिर डियर को जो खाएगा, माना कि लोमड़ी ने खाया, तो लोमड़ी के अंदर डियर की जो कॉन्सेंट्रेशन थी खुद की उसकी बॉडी के अंदर, फिर प्लांट्स भी उसने खाया, तो जो केमिकल्स की जो अमाउंट है वो बढ़ती चली जाती है, और ह्यूमन के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि टॉप मोस्ट जो लेवल होता है उपभोक्ता का, वो सबसे हाई लेवल पे फूड चेन के अंदर वो ह्यूमन आते हैं, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन ह्यूमन के अंदर होती है केमिकल्स की, और इससे केमिकल्स इंक्रीज होते हैं लेकिन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इसको हम जैव आवर्धन कहते हैं, जब केमिकल्स एक जीव से दूसरे जीव में उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। उसके बाद आता है फूड चेन। फूड चेन मतलब आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या है? जितने भी हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जितने भी जीव होते हैं, वो एक सीक्वेंस में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करता है, खा लेता है, ताकि उसको फूड मिले, और वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक, उसको फूड चेन कहते हैं। फूड चेन हमेशा प्रोग्रेसिव होती है, वो स्ट्रेट होती है। जैसे प्रोड्यूसर्स है प्लांट, उसके बाद प्लांट को खाने वाले फर्स्ट हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी हैं, वो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं। फिर शाकाहारी को ओमनिवोर्स ने खाया, पहला जो द्वितीय जो उपभोक्ता है
वो है माउस। माउस ने इंसेक्ट्स को खाया। फिर नेक्स्ट कार्निवोर आता है आउल। आउल ने इसको माउस को खाया। तो इस तरीके से फूड चेन है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ताकि जहाँ से सन से लाइट लेके प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं अपना खाना खुद, एंड देन एक सीरीज होती है कंज्यूमर्स की, एक के बाद एक, और 3 या 4 पोषक स्तर तक वो सीरीज आहार श्रृंखला के अंदर चलती रहती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही फूड, डिफरेंट फूड चेन में डिफरेंट उनकी पोषक स्तर बना लेते हैं वो, मतलब एक ही जीव या तो दूसरे 2 या 2 से ज़्यादा जीवों द्वारा खाया जाता है या वो खुद खा लेता है। तो उसका जो 10% एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है हर एक ट्रांसफ़र में, वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर से नेक्स्ट पोषक स्तर के अंदर वो फूड चेन के अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है, और एनर्जी इस तरीके से डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट आता है फूड चेन, आहार श्रृंखला की टाइप्स क्या है। एक है ग्रेजिंग टाइप फूड चेन होती है। ग्रेजिंग मतलब जो घास में, ग्रास लैंड्स इकोसिस्टम में जो रहते हैं, जैसे ग्रास है दैट वाज ईटन बाय माउस, ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को हॉक ने खा लिया, लिजर्ड ने खाया, लिजर्ड को हॉक ने खा लिया, या ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को हॉक ने। तो इस तरीके से जो ग्रास में रहने वाले जीव हैं वो 5 पॉसिबल फूड चेन तक वो अपना फूड वेब बना लेते हैं, आहार जाल बना लेते हैं। उसके बाद आता है पॉन्ड इकोसिस्टम में। पॉन्ड के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो कि जल के अंदर जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं, ये उत्पादक हैं। उसके बाद जू प्लैंक्टन है वो कि एनिमल्स होते हैं जो प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर छोटी फिश खाएगी उसको, वो द्वितीय हो जाएगा। फिर लार्ज फिश खाएगी, तृतीय हो जाएगा। फिर वेल सबसे ज़्यादा है वो चौथे। तो मैक्सिमम 4 या 5 ही एनिमल्स एक ही डायरेक्शन के अंदर एक आहार श्रृंखला के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जितने भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट्स एनिमल्स हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करके हैं, तो वो इन्वायरमेंट को एक क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। और दूसरा, बायोस्फीयर के अंदर जितने भी मटेरियल्स होती हैं उनको रिसाइकल करने का भी कार्य डिकम्पोजर्स करते हैं। और इसके साथ साथ वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं खाद में, क्योंकि वो कन्वर्ट कर देते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो अर्थ के ऊपर ढेरों ऑर्गेनिजम्स का एक हीप लग जाए, एक ढेर लग जाएगा, क्योंकि और इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन इस तरह का भी बहुत बदबू है वो होने लग जाएगी। तो डिकम्पोजर्स हैं वो एक क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं इन्वायरमेंट का, और साथ ही सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है फूड वेब। फूड वेब क्या है? जाल, जो आहार जाल है। जाल कैसे बनता है? जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं एक नेटवर्क में एग्जिस्ट करती हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, उसको आहार जाल कहते हैं। जैसे माउस है, या ग्रास से शुरू हुआ, ग्रास ओपर ने खाया ग्रास को, माउस ने खाया, रैबिट ने खाया। तो एक ग्रास से होकर 3 आहार श्रृंखलाएं एक साथ चल रही हैं, तो एक नेटवर्क बनता जा रहा है जिसको हम आहार जाल कहते हैं, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म, हरे जैसे प्लांट है, एक फर्स्ट प्लांट है वो खाया जा रहा है 3 अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तो एक सेवरल, फिर वो 3 नेक्स्ट 3 के द्वारा खाए जाएंगे। तो इस तरीके से वो एक ब्रांचिंग ऑफ लाइंस बन जाती है। सीरीज सीधा ना होने की बजाय ये ब्रांच की फॉर्म में होती है, जिसको हम आहार जाल कहते हैं। अब आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या अंतर होता है? सबसे पहले जो आहार श्रृंखला होती है वो एक स्ट्रेट सीक्वेंस होता है। जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हो, फ्लावर्स है, प्रोड्यूसर्स है, फिर कैटरपिलर कंज्यूमर है, फिर फ्रॉक ने कैटरपिलर को खाया, स्नेक ने फ्रॉक को खाया, और स्नेक को आउल ने खा लिया। तो ये एक आहार श्रृंखला है, वो स्ट्रेट सीक्वेंस में ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाए जाते हैं एक के बाद एक। इसमें कभी भी कोई क्रॉस लिंकेज नहीं होती कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके बीच में खा जाएगा। तो एक आहार है, वो सिस्टम बना हुआ है इस यूनिवर्स के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट में। और मैक्सिमम अलग अलग स्पीसीज जो होती हैं उनकी पॉपुलेशन 5 या 6 तक ही होती है। जैसे इसमें देख रहे हो आप 5 या 6 हैं, तो 5-6 एनिमल्स हैं वो एक दूसरे की मिलकर ही आहार श्रृंखला बनाते हैं। लेकिन आहार जाल के अंदर क्या होता है, एक नेटवर्क होता है आहार श्रृंखलाओं का, उसमें क्रॉस लिंक भी होता है, और इसमें अलग अलग स्पीसीज़ की अलग अलग पॉपुलेशन होती हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले कौन है यहाँ पर? रैबिट भी खा सकता है, गोट भी खा सकती है, माउस भी खा सकता है। फिर उसको गोट को खाने वाला कौन हो सकता है? जैकल भी है, लायन भी डायरेक्ट खा सकता है। रैबिट को खाने वाली वाइल्ड कैट हो सकती है, जैकल हो सकता है। तो ये एक अलग अलग
डिफरेंट जो आहार श्रृंखलाएं, फूड चेन्स होती हैं, जब वो एक नेटवर्क के फॉर्म में होती हैं, ब्रांचिंग के फॉर्म में होती है, तो उससे आहार जाल बनता है। नेक्स्ट आता है ओजोन लेयर फॉर्मेशन। ओजोन लेयर कैसे बनती है? सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं। जैसे सबसे नीचे जो अर्थ के पास होती है उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होती है, फिर मीजोस्फियर होती है, फिर थर्मोस्फियर होती है, फिर एक्सोस्फियर होती है। तो ये अलग लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आती है, हाईएस्ट लेवल पे होती है एटमॉस्फेयर के, स्ट्रेटोस्फियर में। और ओजोन लेयर हमारे अर्थ की एक कंबल है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि जितनी भी सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सनलाइट से, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब ना करें तो स्किन कैंसर का कारण है वो पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर में ही प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे प्रेजेंट होती है, जो कि एक ब्लैंकेट का काम करती है। क्योंकि दो तरह की रेज आती हैं सनलाइट से, एक आती है अल्ट्रावायलेट रेज, एक आती है इंफ्रारेड रेड। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो अर्थ को हीट करने में, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है, लेकिन यूवी रेडिएशंस जो होती हैं वो स्किन कैंसर का कारण हो सकती है। बहुत ही हेल्थ हैजर्ड्स हैं वो, इसलिए वो प्रोटेक्टिंग लेयर ओजोन है वो बनाती है, वो उसको रोकती है पृथ्वी पे आने से। अब ओजोन मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं स्ट्रेटोस्फियर के अंदर? जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं वो क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, O2 मॉलिक्यूल होता है, जैसे अल्ट्रावायलेट O2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर गिरती हैं तो वो फ्री ऑक्सीजन एटम्स में टूट जाती है। जैसे O2 O+O में टूट गया, तो उसके बाद जो अलग ऑक्सीजन एटम फ्रीली घूमते रहेंगे, और जो ऑक्सीजन गैस है वो आपस में मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं O2+O, और वो O3 बना देते हैं, और वही एक लेयर है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, ओजोन लेयर कहलाती है। इस तरीके से ओजोन लेयर की फॉर्मेशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अब है ओजोन लेयर, हमने सुना है कि ओजोन में होल हो रहा है या उसमें कोई अपक्षय हो रहा है, डिप्लीशन होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या देखा गया कि हमारे आसपास क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक सिंथेटिक, एक इनर्ट केमिकल है जो एक्सेसिव यूज़ हो रहा था उसका, और उसका इस्तेमाल जैसे जो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर गैस होती है, फिरोन होती है, या जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनके अंदर ये फिरोन भरी जाती है जो कि CFC रिलीज़ करती है, और CFC ही अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है उसके डिप्लीशन का कारण है। एक अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है वो उसका एक सिंगल क्लोरीन एटम 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है एक टाइम। तो बाद में एक प्रोग्राम हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हुआ था, जिसमें ये एक अच्छा काम किया गया, एक एग्रीमेंट किया गया कि CFC प्रोडक्शन को फ्रीज किया गया, उसको रोक लगाएगी उसके ऊपर 1986 पे, और सभी कंट्रीज़ के अंदर उसके ऊपर रोक लगाएगी ताकि ओजोन लेयर को सेव किया जा सके उसको। क्योंकि अगर ओजोन लेयर के अंदर होल हो जाएगा तो जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज, जैसे आप देख रहे हो सन से जो रेज आती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पे आ रही हैं, तो उसको रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं बचेगी, तो ओजोन लेयर नहीं होगी, तो स्किन कैंसर के केसेस हैं वो पृथ्वी के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि हमारा इन्वायरमेंट के अंदर जो गार्बेज डिस्पोजल कैसे किया जाए, कचरा प्रबंधन कैसा किया जाए। अब कचरे का कारण क्या है कि एक तो फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, दूसरा जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं उनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड्स भी बढ़ेंगी, तो एक मेजर प्रॉब्लम हो रही है। और इससे जो वेस्ट है या गार्बेज है वो इकट्ठा ज़्यादा हो रहा है, और ख़ासकर अर्बन एरियाज़ में उसके डिस्पोज करने में प्रॉब्लम आती है, उसको कहाँ रखा जाए, कूड़ा घर है वो कहाँ बनाए जाएँ, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी गुड्स की डिमांड ज़्यादा है। तो इनमें से कुछ चीज़ें तो बायोडिग्रेडेबल हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अजैव निम्नीकरण है। जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, आप देखते हो कि अपने आसपास प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर, ये चीज़ें सारी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो इसको जो सॉलिड वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के अलग अलग तरीके हैं, वो शहरों में हैं या एरियाज़ में अलग अलग। सबसे पहले है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग में क्या करते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको सिलेक्टेड एरियाज़ होते हैं टाउन के अंदर, वहाँ पर कूड़ा घर जिसको हम नाम देते हैं, वहाँ पर डंप कर दिया जाता है, और वहीं से उस कचरे को बीना जाता है, उसमें से जो रिसाइकल कर सकते हैं वो चीज़ें रिसाइकलिंग के लिए भेज दी जाती है, बाकी उसको डंप कर दिया जाता है वहाँ पर। दूसरा आता है लैंड फिलिंग्स। आपने दिल्ली के अंदर भी देखा होगा कि जो मुकरबा चौक है वहाँ पे लैंड फिलिंग्स हैं, कूड़े का ढेर लगे हुए हैं,
गाजीपुर में भी हैं। तो ये बहुत सारे जो लैंड फिलिंग्स होते हैं वो लो लिविंग एरियाज़ में होते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे रिहाइश कम है, ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा डाले जाते हैं ताकि वहाँ प्रॉब्लम ना हो, लोगों को रहने में कोई भी नुकसान ना हो। और उनको आपने देखा होगा कि जो बुलडोज़र होते हैं उसके द्वारा उसको दबाया जाता है कूड़े को, जो लैंड फिलिंग्स होते हैं, ताकि और जो वेस्ट प्रोडक्ट आएगा उसको उसके ऊपर ही डाला जाए और वहीं पर उसको कंपोस्टिंग में भी कन्वर्ट किया जाता है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उस कूड़े घर के अंदर या लैंड फिलिंग्स के अंदर उसको कंपोस्ट पिट बनाए जाते हैं, कंपोस्टिंग के लिए गड्ढे खोद दिए जाते हैं, उसमें लगातार गोबर डाला जाता है, उसके ऊपर एक सॉइल की एक थिन लेयर है वो कवर कर दी जाती है और 3-4 महीने में जो गार्बेज है वो एक खाद में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, फसल उत्पादन में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है रिसाइकलिंग और यूज़। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको रिसाइकल करना आसान होता है, जैसे पेपर है, उसको अगेन एंड अगेन हम किसी भी फॉर्म में यूज़ करें, चाहे पेपर के उसके कोई भी चीज़ हम बनाएं तो उसको जो वेस्ट होता है वो तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, जैसे प्लास्टिक है, मेटल्स होती हैं, दे कैन बी रिसाइकल्ड। पेपर्स है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने के बाद रिसाइकल भी किया जा सकता है उसको। तो ये कुछ मेथड्स है कि कैसे गार्बेज डिस्पोजल है वो कैसे कचरा प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का पोल्यूशन है ना फैले और जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहे और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आसपास रहने वाले लोगों को ना हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।